Good morning class. Today we are going to study about class 9 आपके सब्जेक्ट बायोलॉजी से चैप्टर सेल. In last video we discuss about the what is cell and what is the function of cell, type of cells, ठीक है, prokaryotic cell, eukaryotic cells, etc. like transport of across the cell and the diffusion, osmosis, some numericals on the basis of osmosis. Today we are going to discuss about the next part of cell, that is nucleus. ठीक है, अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस को एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्रेन ऑफ सेल. ठीक है, न्यूक्लियस का अनदर नेम क्या है? ब्रेन ऑफ सेल. क्योंकि ब्रेन ऑफ सेल की अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस ही एक ऐसी चीज़ है जो सारी सेल को क्या कर रही है? आपके कंट्रोल कर रही है. न्यूक्लियस के बिना कोई भी सेल कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती. कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे जहाँ पे आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता, जैसे कि मेमेलियन आरबीसी हैं हमारे अंदर जो आरबीसी हैं उनके अंदर आपको कोई भी ये न्यूक्लियस वगैरह कुछ नहीं मिलता. ठीक है, वो ब्लैंक रहती हैं बिल्कुल. अब न्यूक्लियस की बात आती है तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि न्यूक्लियस होता क्या है. न्यूक्लियस बेसिकली एक प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गन है, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है जिसके अंदर आपका हेरिडिटी मटेरियल स्टोर रहता है. इट इज़ द डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन हेरिडिटी एंड मटेरियल. हेरिडिटी मटेरियल्स क्या है? हेरिडिटी मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स ऑफ विच आर, या हम कह सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ characters from one generation to another generation or from parents to offspring, that is known as heredity. और वो जो मटेरियल है उसका, अब वो मटेरियल क्या है कि वो आपके क्रोमोसोम्स हैं. हेरिडिटी तो आपकी ये प्रोसेस हो गई कि आपके ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड द मटेरियल इज क्रोमोसोम, जिनको आप कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम बोल रहे हैं वो क्या है? आपके बेसिकली क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, अब इसकी जो शेप है वो क्या है? आपकी ओवल शेप हो सकता है और ये स्पेरिकल शेप है. दो इसकी शेप्स है हमारे पास, ओवल एंड स्पेरिकल. ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के, तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं आपके. पहला है न्यूक्लियर एनवलप. न्यूक्लियर एनवलप जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या चीज़ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आपको जो बाउंड्री दिखाई देती है, द बाउंड्री दैट सराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप, जो इसकी शेप वगैरह को मेंटेन करके रखती है. अच्छा, इसी के बेसिस पे हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिवीज़न किया था. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या थी? आपकी जिनके अंदर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिल रही हो. द सेल्स इन विच वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर नॉट प्रेजेंट आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जिनमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको दिखता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, वो यूकैरियोटिक सेल्स थी. ठीक है, अगला जो पार्ट है वो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? देखिए, प्रोटोप्लाज्म हमने यहाँ पढ़ा था. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म. अब प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड. प्लाज्म का क्या मीनिंग है आपका? लिक्विड. साइटोप्लाज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म जो है दैट इज सेल. सेल के अंदर जो लिक्विड है दैट इज साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, इसके बाद जो है आपका वो है आपकी न्यूक्लियोलस. थर्ड पार्ट इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या है आपके? न्यूक्लियोलस क्या है? बेसिकली आपका ये आपको डेंस पार्टिकल दिख रहा होगा, एक तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर जो आपके न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है. इट इज़ अ डेंस स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. अब ये क्या कंसिस्ट करता है? ये आरएनए और प्रोटीन कंसिस्ट करता है. क्या कंसिस्ट करता है? ये हमारा आरएनए एंड प्रोटीन. आरएनए क्या है? आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड.
ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक दूसरा आपका न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों को हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल का नाम हम दे सकते हैं, या फिर जो आपके ऊपर वर्ड आया था हेरिडिटी मटेरियल, राइट। लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है यहाँ पे कि जब हम बात कर रहे थे, अगर आपके एंशिएंट टाइम में जब लाइफ की ओरिजिन की अगर हम बात करें, लाइफ ओरिजिन जो हुआ है हमारा, अगर हम उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल अराइज हुआ था दैट इज़ योर आरएनए, क्योंकि पहली जो आपकी आपका हेरिडिटी मटेरियल फॉर्म हुआ वो आरएनए था। लेकिन वहाँ एक दिक्कत थी कि आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं था। अब स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं था तो फिर हमारे नेचर में और थोड़े और बदलाव लाए, हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर थोड़े और लेके आए, और धीरे धीरे आरएनए की जगह किसने ले ली, अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डीएनए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल तो हमारा आरएनए है, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फोर्थ जो पार्ट है दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल वो है आपका जिसके अंदर हेरिडिटी जो, राइट, क्रोमेटिन मटेरियल इज जिसके द मटेरियल विच स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल इज the material that store genetic informations are known as chromatin material, जो later on डेवलप कर आपका फॉर्म करता है क्रोमोसोम को। जैसे जब हमारी सेल डिविजन्स होती हैं तो ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर से जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा, तो जब सेल डिवीज़न होती है तो धीरे धीरे ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ये, जिसको कहते हैं हम क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर आ जाते हैं आपके जीन्स, और जीन्स के अंदर आ जाता है आपका डीएनए। तो न्यूक्लियस को हम सीधा सा इसीलिए कहते हैं कि एक ऐसी प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है जो क्या स्टोर कर रही है, आपकी हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। अब वो हेरिडिटी मटेरियल क्यों है, क्योंकि हम यहाँ क्या प्रेजेंट है, हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है जिनके अंदर जीन है और डीएनए है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ जीन्स हमारे कितने हैं, तो एक प्रोजेक्ट हुआ था नंबर ऑफ जीन्स को काउंट करने के लिए, 1990s में स्टार्ट हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली आपका जो है कि एक आज तक का जो हमारा अगर ह्यूमन की हिस्ट्री में देखें तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है ह्यूमन की स्टडी के अंदर। वैसे तो बहुत और ढेर सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। इसके अंदर हमें ये जानना था कि टोटल जीन कितने हमारे, उन सब के फंक्शंस क्या है। तो क्योंकि इससे पहले सब अप्रॉक्सीमेटली ही आपके उनके नंबर्स बताते थे कि भाई कोई कहता था 1 लाख जीन्स है, कोई कह रहा है कि भाई आपके 40,000 से कोई 60,000। लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हमें जो फिगर निकल के आया वो हमारे जो जीन है वो टोटल कितने हैं, 25,000 ऑफ टोटल जीन्स है हमारे पूरे जेनेटिक मटेरियल के अंदर। और जो कितने क्रोमोसोम्स पे हैं आपके 46 क्रोमोसोम, राइट। देखो क्रोमोसोम्स हम दो तरीके में लिखते हैं, एक हैप्लॉइड नंबर में लिखते हैं और एक डिप्लॉइड नंबर में। हैप्लॉइड नंबर का आप सीधा सा मतलब समझ सकते हो कि जो हाफ हो, आधा नंबर, ठीक है, और डिप्लॉइड होता है वो आपका डबल। अगर हम हैप्लॉइड की बात करते हैं, देखो सीधी सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई भी हमारा ऑफस्प्रिंग होता है उसमें आधे कैरेक्टर मदर से आते हैं, आधे कैरेक्टर फादर से आते हैं। अब मदर और फादर के जो कैरेक्टर हैं कि मदर के अंदर भी भाई टोटल क्रोमोसोम 46 हैं, ठीक है, और फादर के अंदर भी। अब ये दोनों मिला के यहाँ से 23 आधे आएंगे तो 23 हो गया, इधर का आधा क्या हो गया 23। अब इस 23 को तो हम कहते हैं हैप्लॉइड नंबर। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ 23, आप जो बुक्स वगैरह में पढ़ते हो वहाँ 23 पेयर्स की बात होती है। अगर पेयर्स की वहाँ बात हो रही है तो उसका मतलब वो डिप्लॉइड नंबर है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल 23 की बात कर रहे हैं तो वो क्रोमोसोम का हैप्लॉइड नंबर है, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर जो हैप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम्स का वो 23 है, और डिप्लॉइड की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो 23 पेयर्स हो जाता है या 46 क्रोमोसोम। ऐसी डॉग की बात करें तो डॉग में जो डिप्लॉइड नंबर है वो टोटल 78 है, इसका जो हाफ होगा वो डॉग का हैप्लॉइड नंबर होगा। मेज का है जैसे 20 है,
मेज का 20, ये डिप्लॉयड नंबर्स में मैंने क्रोमोसोम्स यहाँ पे नोट कराए हैं कि आपके ह्यूमंस में 46 हैं, डॉग के अंदर 78 है, मेज के अंदर 20 है, ऐसे डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग है। जब हम इनका हाफ नंबर करेंगे तो वो इनका हैप्लॉइड नंबर निकल के आएगा। ठीक है, आगे जो हम बात कर रहे हैं, आगे जो टॉपिक पे चलते हैं तो वहाँ आती है सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज बेसिकली साइटोप्लाज्मिक बॉडी है। क्या है आपकी? साइटोप्लाज्मिक बॉडी, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं, डूबे हुए मिलेंगे। वहाँ पे आपने देखो, आपने जो और जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस खुद एक साइटोप्लाज्मिक बॉडी है, वैसे तो हम कह सकते हैं। तो वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ है आपका। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं प्लास्टिड्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना होगा। वो सारे के सारे क्या हैं आपके? एक साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ हैं। जहाँ उनमें से हम पहले डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जो ये आपका हल्का सा उसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका मेम्ब्रेन, जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे बिल्कुल अटैच में रहता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। ये इस तरीके की ट्यूब से होंगी, या ट्यूब्यूल्स आप कह सकते हो, वेसिकल्स कह सकते हो। ठीक है, जो आपके किसके साथ कनेक्टेड है? मेम्ब्रेन के साथ। तो वो जो स्ट्रक्चर है उनको कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक SCR और RER। SCR का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ और रफ में क्या फ़र्क है? अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में आपको जगह जगह ऐसे जब डॉटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इन डॉट स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं राइबोसोम्स। इनका क्या नाम है आपका? राइबोसोम्स इनका नाम है। अब राइबोसोम्स जो हैं, राइट, अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है देन तब तो ये क्या कहलाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो देन इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ राइबोसोम एब्सेंट है उसका फंक्शन क्या है? उसका एक फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स होते हैं फैट लाइक सब्सटेंस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स वो फंक्शन है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या फॉर्मेशन करेंगे? प्रोटीन्स का। क्योंकि एक बात याद रखना कि राइबोसोम्स जो हैं उनको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। अब जब प्रोटीन फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली क्या बात बनाएंगे? क्या बनाएंगे? प्रोटीन ही बनाएंगे। अच्छा, अब अगर पूछने लगे कलेक्टिवली इनका क्या फंक्शन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कलेक्टिव क्या फंक्शन है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कलेक्टिव फंक्शन है दैट इज इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, एंड सेकेंड फंक्शन इज इट हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। राइट, किसमें हेल्प करता है ये? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मीन्स आपकी फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जो कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखोगे तो वो आपका जो आगे मैंने आपको आगे आएगी अभी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका। तो बाकी मैं एक बार और आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो और समझा देंगे इस बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम कंपोजिशन देखें तो वो इन दो चीज़ों से मिलकर बनी है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, अगला जो है हमारा सेल ऑर्गेनेली दैट इज गोल्जी बॉडीज, जो गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जाने जाते हैं। गोल्जी एपरेटस जिसकी डिस्कवरी कैमिलियो गोल्जी ने की थी। ठीक है, इनका क्या फंक्शन होता है? ये बेसिकली आपके जो प्रेजेंट होते हैं ये एक तो नियर द न्यूक्लियस, कहाँ प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस के नज़दीक में प्रेजेंट रहेंगे। और इनका काम होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज़ फॉर्म हुई है उसको क्या करते हैं? पैकेजिंग का। क्या करते हैं उस चीज़ का?
पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जो भी चीज़ यहाँ फॉर्म हो रही है उसका पैक करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इसकी क्या है, नियर द न्यूक्लियस है। और एक और जो इसका फंक्शन है वो है आपकी फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम्स बेसिकली जिनको हम नाम से जानते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, लाइजोसोम्स का दूसरा नाम है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये आपकी सेल को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर कोई भी हमारी सेल आपकी जो मल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देती है या सेल ऑर्गेनलीज मल फंक्शनिंग स्टार्ट कर देती है, तो जिससे हमारी सेल ख़राब ना हो, तो आप या फिर सेल में अगर प्रॉब्लम आए तो उस पूरी की पूरी सेल को ये क्या कर देती हैं, उसको डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है। अब ये सारा का सारा डाइजेस्ट होने के बाद जब सेल की, अब जब खुद सेल ही डाइजेस्ट हो जाएगी तो बचा क्या सेल पे, कुछ नहीं, तो ये खुद भी मर जाते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है, ठीक है। दीज आर द सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है। अब ये लेक्चर हमारा फिनिश हो गया है आज के लिए। अब बाकी हम जो कल करेंगे या जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो हम देंगे, आगे की तरफ चलेंगे, ओके। थैंक यू, आप इसे देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।